मनीष जी, स्वागत है आपका। इससे पहले कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स आपसे सवाल करें, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली की जनता को बता सकें कि एमसीडी चुनावों में दिल्ली आपको वोट क्यों दे, और आपके 2 से ढाई मिनट शुरू होते हैं अब। 2 से ढाई क्या, मैं एक लाइन में बोल देता हूं कि 10 साल बनाम 2 साल, 10 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली को चला रही है। दिल्ली का एक बड़ा काम सफाई रखना, उसका हाउसिंग नक्शे, गली की नालियां वगैरह बनाना, ऐसा उसका काम रहा है। 10 साल से चला रही है। स्कूल, छोटे छोटे स्कूल चला रही है, प्राइमरी वाले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चला रही है। तो 10 साल का उसका काम और 2 साल का हमारा काम। 2 साल से हम लोग बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इन सब पे काम कर रहे हैं। तो 10 साल बनाम 2 साल की तुलना करें और खुद तय कर लें कि कौन सी सरकार है जो जो कहती है वो करके दिखाती है, कौन सी पार्टी है जो जो कहती है वो करके दिखाती है, और कौन सी पार्टी है जो जब कहती है तो थोड़े दिन बाद उसके अध्यक्ष कह देते हैं जुमला है। ये देख लें और वोट करें। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो नगर निगम में आके हाउस टैक्स माफ करेंगे। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो दिल्ली में जो कूड़े की समस्या है, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हमने सरकारी स्कूलों में कूड़ा साफ इसमें सरकारी स्कूलों की स्थिति बदल के दिखाई है, हॉस्पिटल की बदल के दिखाई है, बिजली पानी पे काम करके दिखाया है, वैसे ही नगर निगम की कूड़े वाली जो स्थिति है उसको बदल के दिखाएंगे। शुंगलू समिति की जो बातें सामने उभर कर आई हैं, और ऊपर से कुमार विश्वास के बागी स्वर, उसके बाद से भ्रष्टाचार को लेकर जो आपका एक वार था, वो हथियार अब पूरी तरह से कुंद हो गया है। शुंगलू कमेटी और कुमार विश्वास की ऑफकोर्स बात करेंगे। तो शुंगलू कमेटी में शुरू से लेकर आखिर तक 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं है, 1 रुपए की भी। पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, और मैं चुनौती देता हूं जिसको भी समझ में आती है ये चीजें, पूरी रिपोर्ट पढ़ ले और उसमें से मुझे ये बता दे साहब, शुंगलू कमेटी ने आपका 1 रुपए का भ्रष्टाचार यहां बताया, ये भ्रष्टाचार क्यों हो गया। ये जरूर है, शुंगलू कमेटी बार बार कहती है आपने ये काम किया, एलजी से अप्रूवल नहीं ली थी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चुनी हुई सरकार को 3 सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं उनको छोड़ के बाकी सारी चीजों पर निर्णय लेने का अधिकार है। हमने हाईकोर्ट ने उसको चैलेंज किया, हमने बंद किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं उसके लिए। सत्येंद्र जैन की बेटी है सौम्या जैन, वो एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट हैं। आज आप मोहल्ला क्लिनिक जाके देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक का जो शानदार डिजाइन तैयार करवाया है उसमें उन्होंने वॉलंटरी सपोर्ट किया है, 1 रुपया नहीं लिया। एक तरफ नगर निगम के ये हैं डिस्पेंसरीज हैं, सड़े रहते हैं, क्या शानदार आर्किटेक्ट तैयार किया है, और उस लड़की ने फ्री में तैयार किया, वॉलंटरी सपोर्ट किया है। अगर उसको वॉलंटरी एडवाइजर ले लिया, 1 पैसा नहीं दिया उस लड़की को, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज है। अगर वो उसकी बेटी है, उसका बेटी होना गुना। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का इतना शानदार डिजाइन बनाने में उस लड़की ने जो फ्री में भूमिका निभाई है, वो सत्येंद्र जैन का अपराध है। हमारे सवाल जो होंगे एमसीडी की सियासत और उससे जुड़े आसपास सवाल है। पहला सवाल रिफत आप करना चाहेंगे। आप बिजली और पानी के इसमें आपने बहुत अच्छा काम किया, आप कहते हैं, और लोगों को बड़ा फायदा हुआ। तो इन दोनों वजहों से एमसीडी में आपको भारी बहुमत मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो अभी 13 जगहों पे जो बाई इलेक्शंस हुआ तो हमने देखा कि आपको सिर्फ 5 सीटें मिली, 5 कांग्रेस को मिली, जो बिल्कुल ही डोमिनेटेड, जो अभी हुए थे, जो बाई इलेक्शंस हुए थे जो उसमें। तो आपको क्या लगता है कि ये एमसीडी, बावजूद इसके के जो 2 रीजंस हमने दिखाए हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट्स आपके हक में थी 2 साल पहले, प्लस आपने जो काम भी बहुत अच्छे किए जो आप कहने के आपने किए हैं, बावजूद इसके आपको वो पब्लिक सेंटिमेंट्स आपके लिए वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, बाई इलेक्शन का सब अपना डायनेमिक्स होता है। मैं भी पत्रकारिता में ये बाई इलेक्शन के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करता रहा हूँ, आप सारे लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत के आए बनारस से, और अगला बाई इलेक्शन उसी बनारस लोकसभा से कैंट से हार गए। राजनाथ सिंह चुनाव जीत के आए उसी स्वीप में, 282 सीट के स्वीप में। बाई इलेक्शन लखनऊ में हार गए, ठीक है, और उसी यूपी में बाद में जब विधानसभा चुनाव लड़ने गए तो इतनी बड़ी जीत लेके आए हैं। तो अगर हम बाई इलेक्शन से इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है बाई इलेक्शन के अपने डायनेमिक्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की राजनीति में एक गड्ढा खुदा हुआ है, और इस वक्त आम आदमी पार्टी उसके अंदर बेहोश पड़ी हुई है। और ये गड्ढा आपने खुद ही खोदा है। और कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में न सांगठनिक रूप से इतनी दम थी और न नैतिक रूप से इतनी दम थी कि वो आपके लिए गड्ढा खोद पाता। वो बहुत कमजोर हालत में थे। और जो आप कहते हैं 2 साल बनाम 10 साल, तो आपके 2 साल के ऊपर पिछला 1.5 महीना बहुत हावी हो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर राजौरी गार्डन में चुनाव हुआ वो भी आपकी राजनीति की वजह से हुआ, पंजाब में जो आपने राजनीति खेली उसकी वजह से आप प्रमुख विपक्षी दल बन जाने के बावजूद परास्त हारे हुए माने जा रहे हैं, आप ये राजनीतिक गलतियां करना कब बंद करेंगे? नए नए जी सीख रहे हैं राजनीति।
क्या करें, ये कह सकते हैं। यही नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा ना आपके लिए राजनीतिक गलतियां करना थी, और आपको बहुत मुश्किल होगी उसकी वजह अभय से। जी की बात पे जो त्वरित प्रतिक्रिया थी वो हताशा है मनीष, ये क्या है? नहीं देखिए, जैसे राजौरी है, अब राजौरी में राजौरी का एमएलए का चुनाव हम हार गए, वो लिंक है। एमएलए का चुनाव ही क्यों हुआ? वो तो आप ही की वजह से हुआ। मैं वही बोल रहा हूं, अगर हाइपोथेटिकली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी होती और राजौरी से हमारे यहाँ के विधायक वहां मंत्री बने होते या एमएलए बन गए होते, तो यही हम दूसरे डायनेमिक्स पर बात कर रहे होते, तो होते, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती क्या बात कर रहे होते, लेकिन हम फिर ये मान रहे होते ये बहुत अच्छा कदम था, वहां गए, वहां पे टक्कर दी, वहां पे लोगों को लगा, इस तरह की चीजें की, ये ठीक है, वो राजनीतिक गलती है। आज ये तो रिजल्ट बता रहे हैं कि राजनीतिक गलती है, हम पंजाब में भी जर्नैल सिंह हारे और यहां भी हारे, वो राजनीतिक गलती है और हम मान रहे हैं गलती है। तो अब इसीलिए मैंने त्वरित प्रतिक्रिया दी कि भाई अब धीरे धीरे आदमी कुछ अपनी गलतियों से सीखता है, कुछ दूसरी जगह से सीखता है। मनीष, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की जो नकारात्मक सियासत है, शिकायत करने वाली सियासत है, वो जनता को नहीं देखिए, भाई। हमारी देखिए, मैं एक सीधे सा मिसाल देता हूं। आपका एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, वो अच्छा अपने चुपचाप गाड़ी चला रहा है, आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा रहा है, वो सही है, मगर वो बैठे बैठे शिकायत करता रहे, मुझे लगता है वो आपकी दिक्कत ये हो गई है। दिल्ली का बंदा जो पीछे बैठा है, वो आप में विश्वास नहीं कर पा रहा है, यार ये तो इतनी शिकायत करता है, ये साइकोपैथ कावर्ड बताता है प्रधानमंत्री को, तो ये तमाम चीजें संभवतः उसके जहन पर भारी पड़ रही हैं। देखिए, हमारी सियासत ना साइकोपैथ कहने के लिए है, ना कावर्ड बताने के लिए है। हमारी सियासत दिल्ली के स्कूल ठीक करने के लिए है, अस्पताल ठीक करने के लिए है, बिजली सस्ती करने के लिए है, पानी पहुंचाने के लिए, और हम उस पर काम कर रहे हैं। हम बहुत फोकस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर। हमारी सियासत दिल्ली को आगे नगर निगम में ला रहे हैं, तो हमें दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए सियासत हमारी ये है। एमसीडी चुनाव में आप जा रहे हैं, 2 साल के करीब आपकी सरकार को हो गए हैं। इन 2 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि 6 से 7 बार जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर गए। उसमें विपक्ष ये आरोप लगा रहा है आपने कि आपने जो सारा जो संकट फंड का खड़ा हुआ है, आपने 4th वित्त कमीशन की जो रिपोर्ट है वो रोक के रखी हुई है। चौथा वित्त कमीशन हम खारिज कर चुके हैं। चौथा वित्त कमीशन इम्प्रैक्टिकल था, चौथे वित्त कमीशन की सिफारिश, क्योंकि उसमें यह लिखा हुआ था कि डीडीए क्या जो पैसा आता है वो दिल्ली सरकार को दे दिया जाए, दिल्ली सरकार को फिर इतना पैसा देना चाहिए। केंद्र सरकार कहती है साहब डीडीए का तो नहीं देंगे, तो जब इनपुट चौथे वित्त आयोग का नहीं माना जाएगा तो आउटपुट कैसे मान लिया जाएगा, इसलिए वो इम्प्रैक्टिकल हो गया, इसलिए विधानसभा उसको खारिज कर चुकी है। चलिए अगला सवाल। मनीष जी, आज आप एमसीडी के चुनाव के लिए कह रहे हैं कि हम पूरे शहर को साफ सफाई देंगे, लेकिन अभी तक क्या पिछले 2 साल में जो शहर गंदा हुआ है, पहले आपने ऐसा तो नहीं सोचा था कि पहले इतना गंदा कर दें 2 साल में कि उसके बाद जब चुनाव लड़ने जाएं तो हम कह सकें कि हम साफ कर देंगे? मैं शहर को गंदा करता, मेरे दफ्तर के सामने रोज कूड़ा फेंक के जाते हैं एमसीडी वाले प्रोटेस्ट वाइज, और ये सब छोड़ दीजिए। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह दीजिए समय पे, आप सफाई कर्मचारियों को मॉडर्न इक्विपमेंट दीजिए। देश भर में कारें ऐसे ही गलियों में खड़ी होती हैं जैसे हमारे यहाँ होती हैं, लेकिन वहां अपने सफाई कर्मचारियों को बढ़िया टूल्स, बढ़िया उनको दस्ताने और कैप वगैरह सब देके, यूनिफॉर्म देके, उसके बाद सड़क पे उतारते हैं। आप ये करिए, सफाई कर्मचारी मन से काम करेगा। हम अपनी रिपोर्टिंग के दौरान इतने दिनों में कई सारी कच्ची कॉलोनियों में गए, और ये बात अभी भी निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी उन कॉलोनियों में पानी पहुंचाने में नाकाम रही है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है शौचालय का, और उनका जीवन जो है वो नारकीय जीवन। ऐसे में आप कितने इस बात का दावा ठोक सकते हैं कि आपने दिल्ली जल बोर्ड के जरिए लोगों के पानी की सुविधा बढ़ाई है और उनके लिए स्वच्छता या शौचालय की सुविधा को बढ़ाई है? क्या आप इस पर बताना चाहेंगे? दिल्ली में जब हम आए थे तो 60% कॉलोनियों में ही पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचता था, टैंकर माफिया से जाता था। पिछले 2 साल में 309 नई कॉलोनियां, बड़ी बड़ी कॉलोनियां, द्वारका जैसी मतलब ऑर्गेनाइज कॉलोनी भी और संगम विहार जैसी कच्ची कॉलोनी भी, दोनों तरह की 309 कॉलोनीज को पाइपलाइन से जोड़ा है, वाटर पाइपलाइन से पानी पहुंचाया घर घर तक। लेकिन उससे पहले आप 5 साल उठा के देखेंगे, हमारे आने से पहले सिर्फ 14 कॉलोनियों को पानी के पाइपलाइन से जोड़ा गया था। वो स्पीड 5 साल में 14 कॉलोनी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पिछले 5 साल में, और अब 2 साल में 309 कॉलोनी, जमीन आसमान का अंतर है। आप लोगों ने सरकार में आने के बाद आम आदमी कैंटीन को धरातल पर उतारने की बात कही थी। 100 कैंटीन आएंगी, 10 रुपए में आप लोग खाना देंगे। अब बीजेपी ने एमसीडी में उसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, वो खाना देने वाले हैं। आप लोग क्यों नहीं कर पाए ये चीज? हमने कुछ जगह किया है, हमने कुछ अस्पतालों में किया, लेकिन अभी हम नहीं कर पाए क्योंकि ये एलजी और सब में 400 फाइलें और शुमलू कमेटी और इन सब में रह गए, क्योंकि वो फाइलें वहां मंगवा ली गई। पर हम करेंगे, बीजेपी भी कर देगी तो अच्छा। उन्होंने अब तक क्यों नहीं किया? मतलब 10 साल से जो काम नहीं किया, आप कह रहे 10 साल से तो लूटा है, अब कहेंगे नहीं नहीं अब आपको खाना खिलाएंगे। मनीष जी, मेरा नाम जैनेंद्र है। 2 सवाल है मेरे, एक का जवाब हाँ ना में दे दीजिएगा।
एमसीडी को अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं, वो जवाब हाना में ही है। एमसीडी को अगर हम देखते हैं तो पिछले 5 सालों में निगम की हालत इसलिए बिगड़ी है ज्यादा, खासतौर पे पूर्वी और उत्तरी की, क्योंकि विभाजित हो गया। साउथ सही स्थिति में है और ईस्ट की हालत बहुत बुरी है। तो आम आदमी पार्टी का एक तो मैं स्टैंड जानना चाहता हूं यूनिफिकेशन पे, क्या आप लोग इसको एक करने के पक्ष में हैं, और अगर हैं तो अब तक किया क्यों नहीं है? और दूसरा ये कि आप लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पे कभी जनमत संग्रह की बात करते थे जब आप लोग नई नई सरकार में आए थे, लेकिन अब जब चुनाव हो रहा है तो आप लोग इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए? यूनिफिकेशन पे अभी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। यूनिफिकेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा अच्छा है, सेंट्रलाइजेशन ज्यादा अच्छा है। नगर निगम की स्टडी को जब हम काम करेंगे वहां करके बताएंगे कि यूनिफाइड होना चाहिए कि होना चाहिए। दूसरा आपने बोला इसका पूर्ण राज्य का, नगर निगम चुनाव का मुद्दा साफ सफाई है, इसका मुद्दा हाउस टैक्स है, इसका मुद्दा लोग नक्शा पास कराने में दुखी रहते हैं वो है। नगर निगम के चुनाव के जो मुद्दे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं, और हम चैलेंज करके कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से एक भी मुद्दे पे काम किया हो जो नगर निगम के मुद्दे आ जाए। भारतीय जनता पार्टी तो नगर निगम के चुनावों में राष्ट्रवाद बनाम एंटी नेशनल का मुद्दा उठा रही है, और आप दिल्ली के स्टेटहुड का मुद्दा नहीं उठा सकते? क्या बात कर रहे हैं आप? मनीष, यही सवाल मैंने मनोज तिवारी से पूछा था जो शो में आए थे। ये जो रस्साकशी है दिल्ली सरकार और केंद्र में बीजेपी या एमसीडी के बीच में, जो जिस पर बीजेपी का शासन है, इस रस्साकशी का खमियाजा जो है वो दिल्ली की जनता भुगत रही है। बिल्कुल भुगत रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं या तो आप अप्रोच करें, एक संवाद की कोशिश करें, वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। नकारात्मकता दोनों तरफ से दिखाई देती है। आज बता दीजिए, नगर निगम को पिछले 5-7 सालों में हमने 1.5 गुना पैसा दिया है कि नहीं दिया? 1.5 गुना। जितना पैसा 2010 से लेके 2015 तक नगर निगम के पास गया, उससे 1.5 गुना पैसा हर साल तो पिछले 2 सालों में 1.5 गुना फंड नगर निगम को दिया गया है। पिछले वर्ष उन वर्षों में लोन का इंटरेस्ट और लोन का प्रिंसिपल अमाउंट दोनों की किस्तें काटी जाती थी। हमने लिख दिया अभी क्राइसिस है, ये पैसा भी काटने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा दिया जाता है, सिर्फ पेपर पे नहीं दिया जाता, एक्चुअली ट्रांसफर होता है। तो उसके बावजूद और क्या करेगी भाई दिल्ली सरकार? आप अपने लीकेजेस रोको मत, आप अपने पार्किंग के ठेके बीजेपी के नेताओं के बच्चों की कंपनियों को देते रहो, आप एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग्स लगाने के जो ठेके हैं वो बीजेपी के नेताओं के बच्चों की कंपनियों को देते रहो, और हम दिल्ली सरकार के स्कूलों का पैसा काट के, दिल्ली सरकार के अस्पतालों का पैसा काट के, मोहल्ला क्लिनिक का काट के आपके करप्शन की पाइपलाइन में देते रहें। ये तो नहीं करेंगे भाई। अगला सवाल। आपने अभी कहा मनीष जी की एडवर्टाइजमेंट के ठेके जो होर्डिंग्स के देते हैं, तो इसी पे यदि हम आए तो आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई तो दिल्ली सरकार ने जो विज्ञापन पे खर्चा किया, और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि यदि दिल्ली में खर्चा हो तो ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी अखबारों में, मराठी चैनलों में जाता है, गुजराती में जाता है, बंगाली में जाता है, ये क्या मायने है? क्या दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा ये क्या महाराष्ट्र में बताएगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? या तो फिर ये आप अपना पॉलिटिकल माइलेज चाहते हैं महाराष्ट्र में, इसलिए आप दिल्ली को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इस देश में कौन सी ऐसी सरकार रही है राज्यों में जो अपने राज्य की उपलब्धियों को देश में तो छोड़ दीजिए, विदेशों में जाके समिट नहीं करती है, जो विदेशों में जा जाके समिट नहीं करती है कि हमने अपने राज्य में इतना बढ़िया माहौल बना रखा है, आइए। हम तो विज्ञापन ही दे रहे थे दूसरे राज्यों में। अगर मैं दिल्ली में वैट के फॉर्म को इतना सरल कर देता हूं कि 40 की जगह 13 पॉइंट भरने पड़ते हैं और सिर्फ एसएमएस से वैट फॉर्म भरा सकता है, क्यों नहीं पूरे देश के व्यापारियों को मैं बताऊं कि जब आपका ट्रक मेरे बॉर्डर पे आके खड़ा होगा, आपको जरूरत नहीं है, आप एसएमएस से कर दीजिए। इसका पैसा आप हमसे, हमारी पार्टी से वसूलेंगे। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मुख्य बिल्कुल सही कहा। और आज आप दिल्ली के अखबार उठा के देख लीजिए, किसी भी रोज के अखबार उठा के देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अलग अलग राज्यों के अखबार, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के फोटो छपे होते हैं रोजाना। आम आदमी पार्टी सत्ता में विज्ञापन बंद करने नहीं आई थी, आम आदमी पार्टी कमीशन बंद करने आई थी और कमीशन बंद करके दिखाया हमने। ठीक है सर, मेरा नाम श्रेया है। आपसे सवाल मेरा है कि ईवीएम पर और बैलेट पेपर पर हम आप लोगों की जो लड़ाई है वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में जो भी परिणाम आएगा, क्या आप उसको, अगर क्योंकि वो ईवीएम से ही चुनाव होने वाले हैं, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? ना स्वीकार करने का विकल्प कहाँ है? बिना सल्क हमारे पास तो ये विकल्प भी नहीं कि हम ये कह दें कि राजस्थान से लाई हुई 6000। आपने सुना नहीं श्रेया ने क्या कहा? बिना सल्क किए। सल्क क्या करना होता है मुझे तो पता नहीं चलता, सल्क कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। मेरे को इतना पता है कि हमने तो यहां भी विरोध किया कि साहब ये 5000 मशीन जो आप राजस्थान से लाए हो, आप एक तो वीवीपैट की मशीन लगवा दो,
पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, आप एक तो मशीन लगवा दो साहब वीवीपैट की, वो भी नहीं लगवा रहे, हम क्या कर पा रहे हैं? जो मनोज तिवारी है उन्हें बहुत शिकायत है कि जो पोस्टर्स हैं उसमें आपने विजेंद्र गुप्ता की फोटो लगाई है। मनोज तिवारी जी आप कह दीजिएगा अगले प्रोग्राम में जब भी मिलेंगे कि फोटो किसका लगाना है और कौन सा वाला लगाना है, दोनों दे दें, वो लगा देंगे। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा, दो चीजें कही अरविंद केजरीवाल की, कि पूर्वांचलियों से नफरत है अरविंद केजरीवाल को और मुझसे डरते हैं, उनका कहना है। देखिए, हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली पानी की राजनीति करते हैं, वो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। वो पूर्वांचल के हिसाब से काम कर रहे हैं। पूर्वांचल के कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, कितने लोगों को फायदा हुआ है बिजली, सस्ती बिजली पानी का। लेकिन मैं क्षेत्रवाद, मतलब मुझे लगता है हमें क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म करना चाहिए। तो फिर कुमार विश्वास उस वीडियो में जो तमतमा कर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़के जो लोग सत्ता में आए वो भ्रष्टाचार पे मौन है, इसके बाद वो दिल्ली का जिक्र किया। जी हाँ, वो दिल्ली का जिक्र किया उन्होंने, उसके बाद वो मीडिया से मिल नहीं रहे। आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपको बताया कि वो किस भ्रष्टाचारी की बात कर रहे थे जो सरकार में बैठा है? देखिए, कुमार विश्वास फिर सिर्फ 30 सेकंड नहीं तमतमाए, 13 मिनट तमतमाए हैं। और मैं रिक्वेस्ट, मैं 13 मिनट की बात करूंगा। 13 मिनट में उनको किस किस पे गुस्सा आया है, लोग देख रहे हैं उसको। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन अपने टीवी चैनल पे भी दिखाइए, बहुत शानदार वीडियो है वो। इस देश के हर आदमी को वो वीडियो देखना चाहिए। उन्होंने बात की है, वो बहुत बुनियादी बात की है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, केजरीवाल से कहां गलती हो रही है, मनीष सिसोदिया से कहां गलती है, सब पे बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी कौन है सर? कुमार ने आपको बताया कि नहीं बताया? मैं बात करूंगा उनसे बात करूंगा वो किसको मानते हैं। पर उन्होंने 12.5 मिनट पूरे देश में चल रही सरकार, पूरे हवा चल रही, जो मोदी योगी हो रहा है, उस पर भी बात करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हो रहा है, उस पर भी बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 30 सेकंड बोलने के लिए उन्होंने 12 सेकंड का पैडिंग किया, 12 मिनट का पैडिंग। लेकिन 12 मिनट में बहुत बड़ा सच बोल के गए वो। नहीं, वो 12 मिनट में बहुत बड़ा सच बोल के गए। सच केजरीवाल जी और आप कब से कह रहे हैं, कोई नई बात उन्होंने नहीं की, लेकिन जो की नई बात वो केजरीवाल पे बोल के की। क्या एमसीडी चुनाव में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? क्या इस बार फिर से ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है? क्योंकि आपके लिए जो प्रतिशत में गिरावट आई है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। सीधा सवाल, मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? हमारा सीधा टकराव हेल्थ के, बिजली के, पानी के, टैंकर के, इन सब माफिया से बोल ही रहे हैं मनीष। अब आप सीधे समझ क्यों नहीं रहे? नहीं, मेरा सीधा सवाल है, देखिए राजनीति में आप मुकाबला करते हैं और मुकाबला करते हैं, आपके लिए गंभीर चुनौती हम कौन दोनों है? से, हमारे बीजेपी या कांग्रेस? हम कौन आपकी राजनीतिक वजूद के लिए खतरा है? हम दोनों की पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं और इनमें से कोई भी जीतता है, आम आदमी के वजूद के लिए खतरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का, मेरे सहयोगियों का घोषणा पत्र में शरीक होने के लिए, और मनीष जी आपका भी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। और यही वजह हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए हैं, क्योंकि इनके नतीजों का काफी हद तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो त्वरित भविष्य है, इनके नतीजों का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। घोषणा पत्र में इसी तरह से हमारे साथ खास मेहमान आते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।